चलिए स्टूडेंट्स, फिर शुरू करते हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का रिवीजन। तो हम यहाँ पर चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के रिवीजन करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिसोर्सेस। डिटेल में यदि आपको समझना है तो आप इसका डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को समझाया है। यहाँ पर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए उनका रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं या जो भी जैसे पानी है, कोई मिनरल हैं, तो ये अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? तो ये इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइक्वली बिकॉज द अर्थ हैज़ डिफरेंट टोपोग्राफी। अर्थ की डिफरेंट टोपोग्राफी है, अलग अलग की क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग हैं, जगह अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग है, और एल्टीट्यूड मतलब होता है ऊंचाई अलग अलग है जगहों की। जैसे कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर एकदम वैली है, तो घाटियाँ हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ। और इसी वजह से क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का अच्छे से आप मतलब समझिएगा कि जो भी प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम भविष्य में किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और अभी वर्तमान में उसे कर रहे हैं। जैसे फ्यूल दिया है, पानी दिया है, प्रकृति ने बहुत सारे खनिज दिए हैं, तो ये सभी रिसोर्सेज कहलाते हैं और ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? तो देखिए क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे आज पानी है, तो जितना शुद्ध पानी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लगातार खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं और वही कीटनाशक फिर क्या हो रहा है, पानी बारिश के पानी के साथ घुल घुल कर ज़मीन के अंदर जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने पानी को क्या कर दिया है, एकदम प्रदूषित कर दिया है। और फिर हम भले ही उसको फिर आरओ लगा के या फिल्टर लगा के उसको पी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको वो जो उसका नेचुरल रूप था वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हमें क्या है, रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। तो सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन, ठीक है, या रिसोर्स कंजर्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट? अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रकृति के रिसोर्स हैं वो हैं हम लोग। क्यों इम्पॉर्टेंट है हम लोग? क्योंकि हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं वैल्यू सारे अदर रिसोर्सेज से, इसलिए हम लोग इतने इम्पॉर्टेंट है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बाकी सारे रिसोर्सेज से। जैसे कहीं पर लोहा मान लीजिए खनिज मिलता है, तो वहाँ पर उस लोहे को निकालना प्राकृतिक रूप से, और लोहे को फिर एक्सट्रैक्ट करके उसको सही रूप दे करके उसको कहीं रॉड बनाना या कहीं दूसरी चीज़ बना करके उपयोग में लाना, ये जो है हम लोगों की वजह से पॉसिबल है, इसलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है कि हमें नीड भी हमारी पूरी हो जाए और मतलब कंजर्वेशन भी हो जाए। जैसे पानी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार पानी पीना ही बंद कर दें या पानी का यूज़ करना ही बंद कर दें। जितना हमें लग रहा है उतना पानी हम यूज़ करें और बाकी जो पानी है उसको हम सेव करके रखें। क्योंकि ये ना सोच के रखें कि अरे हम उसका बिल दे रहे हैं, बल्कि ये सोच के रखें कि आगे आने वाले समय में वो पानी किसी न किसी के काम आ जाएगा और आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेव रहेगा। मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे टिक द करेक्ट आंसर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? किस चीज़ के कारण को हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रिसोर्स है? तो वो क्वांटिटी की वजह से अकेले नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए कई चीज़ हैं जो बहुत क्वांटिटी में है पर उनका यूज़ नहीं है, तो उसके लिए हम उसको रिसोर्स नहीं कहेंगे। तो यूटिलिटी के लिए कारण वो रिसोर्स बनता है, वैल्यू होती है तो वो रिसोर्स बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? तो जो स्प्रिंग वाटर है या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो नेचर ने दिए, पर मेडिसिन जो है वो इंसान ने बनाया है। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक है, जैसे पेट्रोल है, कोल है, आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएंगे, तो इनको जो है नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। फिर आते हैं कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं?
तो वो रिसोर्स जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, जिनको हम अभी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। रिसोर्सेज विच क्वालिटी इज़ नोन, विच क्वांटिटी इज़ नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। और जिनकी क्वांटिटी अननोन है, मतलब हम उनके बारे में अभी जानते नहीं, जैसे भारत में यूरेनियम बहुत मिलता है बहुत, लेकिन अभी क्या है उसको हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। इसी तरह से यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्स का मतलब होता है ऐसे रिसोर्स जो सब जगह पाए जाते हैं, और लोकलाइज्ड रिसोर्स का मतलब है जो सेलेक्टेड लोकेशन में होते हैं। अब इनमें जैसे अपन कह सकते हैं वाटर है, तो वाटर लगभग लगभग इंडिया में सभी जगह पाया जाता है, राजस्थान के कुछ जगहों को छोड़ करके सभी जगह पाया जाता है। तो वाटर क्या हुआ, यूबिक्विटस रिसोर्स है। लेकिन यदि हम कहें कि मैग्नीज, तो मैग्नीज जो है वो केवल मध्य प्रदेश में या कुछ चुनिंदा जगहों में पाया जाता है। या हीरे की बात करें तो वो जो है भारत में सबसे ज़्यादा पन्ना में मिलता है। तो अब हीरा जो है वो लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया, और वाटर जो है वो यूबिक्विटस रिसोर्स हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो आपको समझ में आया होगा फर्स्ट लेसन। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों से कि यदि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है तो इसका डिटेल वाला वीडियो पूरा देखें, उससे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। देखिए मिट्टी क्या होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। तो टेम्परेचर और रेनफॉल का होना ज़रूरी है। एक मिलीमीटर मतलब जो स्केल आपने देखा होगा उसका जो सबसे छोटा पोर्शन होता है, ठीक है ना, उसको मिलीमीटर कहते हैं, सेंटीमीटर से भी छोटा। तो 1 मिलीमीटर जो सॉइल है या मिट्टी है उसकी परत बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। जिस मिट्टी को हम मतलब कोई यूज़ नहीं समझते प्रकृति के द्वारा, तो उसको बनाने के लिए टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़रूरी होता है। राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमने लैंड को पूरा डिग्रेडेट कर दिया। डिग्रेड का मतलब जैसा अभी मैंने बताया कि लोग हम कीटनाशकों का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो जो खेत की नेचुरल मतलब उपजाऊ पावर होती है वो ख़त्म होते जा रही है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पॉपुलेशन और लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। फिर है वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों मानते हैं, क्योंकि लैंड जो होता है वो कई पर्पस के लिए यूज़ होती है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। देयरफॉर लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। फिर है नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल। कोई ऐसे मतलब आप बताइए स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है कि प्लांट और एनिमल को सेव रखा जाए। तो वो है नेशनल पार्क बना रही है गवर्नमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है, बायोस्फीयर बना रही है, ठीक है ना। ये सब जो है, जैसे आपने वन विहार में देखा होगा नेशनल पार्क है वन विहार, तो ये जो है ये प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रही है। कंजर्वेशन ऑफ creeks, lakes, wetland is necessary to save precious resource from depletion। अब जो भी क्रीक्स हैं, क्रीक्स का मतलब आप देखें क्या होता है, लेक का मतलब आपको पता ही है, ये नेचर के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। क्रीक नेचर, और वेटलैंड का मतलब जैसे जो दलदली भूमि है उनका भी अपना महत्व है, ठीक है ना। तो इनको जो है नेसेसरी है कि हम उनको डिप्लीशन होने से बचाएं। डिप्लीशन का मतलब होता है ख़त्म होने से बचाएं, कि ऐसा ना हो कि जो भी नेचर ने बनाया है, मान लीजिए नेचर ने खूब अच्छा पहाड़ बनाया है लेकिन हमें पता चला कि वहाँ ग्रेनाइट है, तो लोग क्या करेंगे, पूरे पहाड़ को नष्ट कर देंगे। तो जितने भी नेचर ने जो भी बनाए हुए हैं उनको हमको रिसोर्स को डिप्लीशन होने से बचाना है। सजेस्ट 3 वे टू कंजर्व वाटर। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्लास 6 से आप पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से 3 वे हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं। तो हम जो है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शली ट्रीटेड सीवेज को हम जो है रोक सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, और ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन का मतलब होता है कि आजकल क्या होता है, पौधे को बहुत सारा पानी नहीं दिया जाता। आजकल क्या होता है, उसके पास एक पिचर या जिसको मटका कहते हैं वो रख देते हैं और उसमें छोटा सा छेद कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं उसमें ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि उसमें पानी भर देते हैं और वो मटके से बूंद बूंद गिरते रहता है, और उससे क्या होता है कि वो पौधे को पानी मिलता रहता है।
ये कहलाता है ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन, क्योंकि बाकी जो वाला इरीगेशन होता था तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता था। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल टेक्सचर जो है वो नहीं है इसमें, बाकी टाइम और ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल फॉर्मेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल एरोजन। हम सॉइल एरोजन को कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब रोक कैसे सकते हैं, तो टेरेस कल्टीवेशन करके, ठीक है ना। फिर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप चैप्टर में देखिएगा टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो हम यदि डिस्पोज कर रहे हैं पॉली बैग आफ्टर शॉपिंग करने के बाद, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं कि हमने पैकेट लाए और उसको फिर क्या करें, बाहर कचरे में फेंक दिए, तो ये जो है आप नेचर के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर मैच द फॉलोइंग है। लैंड यूज़ का मतलब होता है कि लैंड का प्रोडक्टिव यूज़ करना। ह्यूमस जो होता है वो सॉइल के ऊपर होता है ऑर्गेनिक मैटर, जिसके कारण सॉइल जो है फर्टाइल बनती है। रॉक डैम जो होते हैं सॉइल एरोजन को रोकते हैं। और बायोस्फीयर जो होते हैं वो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है वो बायोस्फीयर कहलाता है। 7th क्लास में भी आप ये पढ़ चुके हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड। तो क्यों है ओवर पॉपुलेटेड, ये बात ट्रू है, और क्योंकि ये बहुत फर्टाइल एरिया है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है ना, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, प्लेन मतलब मैदान, वो आज भी बहुत पॉपुलेटेड है। फिर है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। पानी की जो उपलब्धता वो धीरे धीरे कम हो रही है एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। रोज ऑफ ट्री प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो ये गलत है, ठीक है ना। फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो क्या ह्यूमन इंटरफेरेंस से इकोसिस्टम अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इकोसिस्टम क्या है वो आपको डिटेल वाले वीडियो में समझ में आएगा। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, मिनरल और पावर रिसोर्सेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नेम एनी 3 कॉमन मिनरल यूज्ड बाय यू एवरी डे। तो आपके जीवन में जो आप मिनरल यूज़ करते हैं, मिनरल का मतलब होता है जो बहुत कम क्वांटिटी में हम खाते हैं और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आयरन हम खाते हैं, अब आप कहेंगे हम तो लोहा नहीं खाते, लेकिन खाते हैं। जैसे एप्पल होता है उसमें आयरन होता है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आयरन, पर वो बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसा नहीं कि आप खिड़की खा लिए एक आध दिन, बोले यार आयरन की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक है ना। फिर साल्ट है, ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट जो है वो हमारे लिए मिनरल है, अब उसको खाते नहीं है, लेकिन ये हमारी पेंसिल में और दूसरी चीज़ों में ये काम आता है। व्हाट इज़ एन ओर, ओर क्या होता है, तो ओर का मतलब इसको हिंदी में अयस्क कहते हैं। ओर का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आपको लोहा मान लीजिए एक्सट्रैक्ट करना है ज़मीन से, तो ऐसा नहीं कहीं गए और 5 किलो लोहा मिल गया, ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और उनको फिर क्या होता है, तोड़ा जाता है, उन चट्टानों को पीसा जाता है, फिर उनको क्या होता है बहुत गर्म किया जाता है, तो फिर जो उनका बाकी का जो मतलब जिसको कचरा कह सकते हैं वो बच जाता है, और बाकी जो लोहा शुद्ध है वो स्लोप से बह करके बाहर आ जाता है, इतना उसको गर्म करते हैं, फिर उस लोहे से दूसरी चीज़ें बनाई जाती। तो जो कच्चा फार्म है, जो रॉक है जिससे वो चीज़ निकाली जा रही है, उसको ओर कहा जाता है, ठीक है ना। ए रॉक फ्रॉम विच मिनरल इज माइंड इज नोन एज एन ओर। ओर ऑफ मेटलिक मिनरल आर जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो मेटलिक मिनरल के जो मेटलिक मिनरल है वो जनरली पाए जाते हैं, ये आई गलत लिख गया है, तो जनरली फाउंड है वो पूरा सेंटेंस, इज इग्नियस रॉक, इन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। नेम 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। कहाँ कहाँ पर इंडिया में नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं, तो जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा। विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ के लिए आप कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी सजेस्ट करेंगे, तो बायोगैस। कोस्टल एरिया में, चूँकि रूरल एरिया में गोबर बहुत मिलता है इसलिए बायोगैस आप सजेस्ट करेंगे। कोस्टल एरियाज़ में लहरें आती हैं इसलिए उनसे टाइडल एनर्जी बनती है। टाइडल एनर्जी मतलब होता है लहरों का उपयोग करके बिजली या दूसरी रिसोर्सेज बनाना। और फिर है एरिड रीजन में
क्योंकि एरिड का मतलब होता है बंजर ज़मीन या जैसे डेजर्ट वाले इलाके हैं, तो वहाँ पर हम सोलर एनर्जी को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ सूर्य बहुत ज़्यादा मात्रा में सनलाइट उपलब्ध होता है, तो सनलाइट से भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी। अब ये तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि घर में आप कैसे जो है एनर्जी को सेव कर सकते हैं। मिनिमाइज़ कर दीजिए मोबाइल का यूज़, रेफ्रिजरेटर का यूज़, एयर कंडीशनर का यूज़, प्रेशर कुकर का यूज़ करिए खाना बनाने के लिए, और लाइट और फैन की जब ज़रूरत ना हो तो उनको ऑफ़ कर दीजिए। एलईडी लाइट का यूज़ करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल, टिक करना है आपको। तो ये है दे आर इनएग्जॉस्टिबल, मतलब आज नहीं तो कल मिनरल ख़त्म हो जाएंगे, ये इसका आंसर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर जो कॉपर का है उसमें गलत लिखा हुआ है, वो है चिली, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। किचन में आप एलपीजी या गैस को बचाना चाहते हैं तो आप उसको यदि ओपन पान में, मतलब ये है कि यदि जैसे आप कुकर में खाना बना रहे हैं तो वो आपकी गैस बच जाएगी, लेकिन यदि आप एक पतीले में राइस को उबाल रहे हैं तो बहुत देर लगेगी और बहुत गैस लगेगी। तो यही है, ओपन पैन में जो आप खाना बना रहे हैं वो ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा गैस लगेगी। गिव रीज़न। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि बड़े बड़े डैम बनाते समय इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखना चाहिए। तो इसका ये है कि भाई यदि ये माना जा रहा है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बड़े बड़े डैम की वजह से ही जो है भूकंप आते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो और इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। और कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ह्यूज डैम क्रिएट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन दोज एरियाज। जो एरिया उसमें सबमर्ज हो जाते हैं उनका वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाता है, मतलब उनका जंगली जीवन ख़त्म हो जाता है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो डैम के कारण ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को केयरफुली लुक करना चाहिए। मोस्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोल माइंस के आजू बाजू होती हैं। क्या कारण है इसका, तो चूँकि कोयले को आज भी जो है हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसलिए जो है मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कोल माइंस के आजू बाजू होती हैं। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, ये अगला क्वेश्चन है। पेट्रोलियम इज़ रेफर्ड टू ब्लैक गोल्ड, क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ओरिजिनल जो पेट्रोलियम निकलता है, आप ये नहीं सोचिएगा कि जो तो वहाँ मिलता है वो तो येलोइश कलर का होता है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो धरती के अंदर से निकाला जाता है, तो वो एकदम काले कलर का होता है, फिर वो रिफाइन होकर के इस तरह का पेट्रोल बनता है जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं। तो इसीलिए जो है पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ रही है वैसे धीरे धीरे आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न। क्वेरिंग का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है कि जो धरती की सतह है, धरती का जो ऊपरी भाग है उसको खोद लिया जाता है पूरा, और बहुत बड़े लार्ज एरिया में जो है पूरा उसको धरती के अंदर से पूरी, मतलब जैसे कहीं पता चला कि यहाँ कोयला है तो पहले तो क्या होता था कि धरती के अंदर छेद करके अंदर, मतलब धरती के अंदर पूरा एक वो बनाते थे टनल, फिर उसके अंदर माइन बनाते थे। आजकल क्वेरिंग होने लगी। क्वेरिंग में क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो धरती की परत है उसको खोद लेते हैं और पूरी मिट्टी और सब चीज़ें बाहर निकाल देते हैं, और फिर वो चीज़ को निकालते हैं, कोयले को या दूसरी चीज़ों को। तो ये जो होता है इसके कारण डस्ट बहुत ज़्यादा फैल जाती है और नेचुरल वेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। फिर है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। कन्वेंशनल का मतलब होता है जिनको हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोयला है, ठीक है ना, कैरोसिन है। लेकिन अब नॉन कन्वेंशनल का ज़माना आ रहा है, अब लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल है। बायोगैस और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है। बायोगैस जो होती है वो जनरली क्या होता है, डिकम्पोजिशन से, जैसे गोबर की वजह से मिलती है, ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से मिलती है, जबकि नेचुरल गैस धरती में पाई जाती है, मीथेन को कहा जाता है, ठीक है, और पेट्रोलियम के साथ निकलती है। फेरस और नॉन फेरस मिनरल किन को कहा जाता है। फेरस मिनरल का मतलब होता है जो आयरन ओर को रखते हैं, आयरन को रखते हैं, और नॉन फेरस मिनरल जो होते हैं वो आयरन को नहीं रखते हैं। फिर है मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल क्या कहलाते हैं। मेटलिक मतलब जिनसे मेटल मिलता है, जैसे बॉक्साइट,
जबकि नॉन मेटलिक मतलब होता है कि जिनसे मेटल तो नहीं मिलता मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जिप्सम या लाइमस्टोन। अब जिप्सम का क्या यूज़ है, तो जो सीमेंट बनाई जाती है उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। यही कारण है कि जिप्सम की वजह से जो सीमेंट है वो बहुत जल्दी मतलब सूख जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत मजबूत हो जाता है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का रिवीजन कर रहे हैं हाफ ईयरली तक के लिए। मेरे हिसाब से क्लास चैप्टर 4 तक आएगा, 5 भी आ सकता है, पर अभी तो 4 तक के करेंगे रिवीजन। तो पहला है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक होता है। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो वही टोपोग्राफी ऑफ सॉइल और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअली जनजाति लोग करती हैं। ये क्या करती हैं कि जंगलों को साफ़ कर लेती हैं और उनको जला देती हैं और फिर उसके बाद क्या करती हैं, उस पर कोई बीज बो देती हैं। फिर वो बीज वहाँ पर पानी वानी डालते हैं वो लोग, तो फिर वो इरिगेशन होने के बाद वो उगने लगता है। तो चूँकि क्या करते हैं वो नेचुरली इस तरह से करते हैं, तो ना तो वो कोई खाद यूज़ करते हैं ना कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं कि अपनी फसल उगाते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, वो उस जगह को छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, फिर वहाँ पर जंगल उग जाता है, जंगल बढ़ जाता है। तो फिर इस तरह से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। ये जो है आज के समय के लिए ठीक नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर किया जाता है बाय फैलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। फिर एशेस जो होती है, जो राख होती है, वो मिक्स हो जाती है सॉइल से। फिर क्रॉप को बोया जाता है। कुछ समटाइम लैंड इज़ अबेंडन, फिर लैंड को छोड़ दिया जाता है और फार्मर नए प्लेस की तलाश करता है। इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसमें डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जो जंगल है वो साफ़ किए जाते हैं और बर्निंग ऑफ ट्रीज़ की जाती है। फिर व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब क्या होता है, जैसे केला है, शुगर केन है, तो ये क्या होता है, अब कुछ आपने छोटे मोटे यूज़ के लिए थे, कुछ जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो अपने फैक्ट्री के लिए इसका प्लांटेशन करवाती हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ जब ऐसे ट्रीज़ लगाए जाते हैं, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, तो इसको क्या होता है कि इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन। तो फाइबर क्रॉप का मतलब होता है जिनसे हमको फाइबर मिलता है, तो वो कौन है, कॉटन और जूट। इनको क्या होता है, एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई जूट को जो है एलुवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल चाहिए, और कॉटन को हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है। टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, तो आपके जो बुक के पहले वाले पेज में हॉर्टिकल्चर, पिशीकल्चर, ठीक है, सारे कल्चर दिए हुए हैं, तो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उनसे क्वेश्चन आते हैं कि सीरीकल्चर क्या होता है, पिशीकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट और वेजिटेबल को उगाना, हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है ब्राज़ील। फिर गिव रीज़न। इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या प्राइमरी एक्टिविटी है, क्यों है, क्योंकि ये जो है फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, रियरिंग लाइव स्टॉक के काम आता है। और इन इंडिया 80% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमारे यहाँ के लोग हैं, ठीक है। लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड and India is densely populated country and hence need food grain production on a large scale। और इंडिया का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो मानसून है और बहुत सारे लोग कृषि पर डिपेंड हैं, इसीलिए इसको जो है एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। एग्रीकल्चर इस प्राइमरी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। अब क्यों अलग अलग जगह अलग अलग क्रॉप बोई जाती हैं, तो उसका भी वही कारण है कि भाई अलग अलग जगह क्लाइमेट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब जो होती हैं, और इनके सर्टेन कंडीशन के एब्सेंस में ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अच्छा क्रॉप को ग्रो करें, इसलिए अलग अलग जगह के लोग अलग अलग हिसाब से अपने अपनी क्रॉप को बोते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जिसमें एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज का होता है, जैसे कि भाई खेती करने के लिए क्या होता है, इंसान जो है वो नेचर का पूरा यूज़ करता है। फिशिंग के लिए कहते हैं,
जबकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया कि गेहूँ उगाया, तो गेहूँ उगाना क्या हुआ, ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गई, यदि हमने गेहूँ से आटा बनाया या ब्रेड बनाई तो सेकेंडरी एक्टिविटी हो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग या इंटेंसिव फार्मिंग में क्या अंतर है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे पहले क्या होता था, इंसान सिर्फ अपने घर के लिए थोड़ा बहुत खेती कर लेता था, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, ठीक है ना। जैसे लिखा कि फार्मिंग इज़ डन सोल पर्पस ऑफ मीटिंग द नीड ऑफ फैमिली। और इंटेंसिव फार्मिंग में फार्मर क्या होता है, सिंपल टूल और कुछ लेबर ज़्यादा यूज़ करता है, और ये क्या होता है कि फिर जो फार्म का प्रोड्यूस बचता है उसको मार्केट में बेच देता है। तो इस तरह की फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग कहलाती है। तो इस बार आप मैं आई होप कि आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और एक बार और क्वेश्चन आंसर्स को टैली कर लेंगे, ठीक है ना। टिक द करेक्ट आंसर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, बुक से एक बार और कंसल्ट कर लेंगे, ठीक। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास।